हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबित अकेडमी। मैं सुनीता मैम और हम देख रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक दैट इज मेटलर्जी एंड ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसके पहले के 4 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स तो आई बटन पे उसका लिंक आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक्स अवेलेबल हैं, यू कैन क्लिक देयर एंड विजिट द प्रीवियस वीडियोस। और अगर कोई हमारे वीडियोस पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक मेटलर्जी की, जिसमें हम देखने वाले आज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल के बारे में स्टूडेंट्स हमने पहले के प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि ओर्स कहाँ से आता है, किस तरह उसे क्रश करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर कंपनीज में ले जाया जाता है, पर्टिकुलरली फैक्ट्रीज में ले जाकर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे फोकस करते हैं। एक्सट्रैक्शन किस चीज़ के लिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स के बारे में आज देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा है रिएक्टिविटी सीरीज में कि किस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो डिवाइडेड है इनटू वेरियस कैटेगरीज। द फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शंस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। यस, जो सबसे टॉप मोस्ट ऊपर होते हैं, है ना, टॉप मोस्ट सेक्शन में होते हैं, वो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। जो बीच के मेटल्स हैं वो बेचारे मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, और जो सबसे लोअर बॉटम में है ना, सबसे नीचे बॉटम में है, वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। यस, तो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स या फिर लोअर रिएक्टिव मेटल्स कह सकते हैं हम उसे। इन तीनों की कैटेगराइजेशंस हो गई है एंड इन तीनों के जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो भी अलग है। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम अगर एक रिएक्टिविटी सीरीज पे फोकस करें तो सबसे टॉप मोस्ट पे जो एलिमेंट है वो है मोस्ट रिएक्टिव और जो नीचे है वो है लीस्ट रिएक्टिव। तो कह सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सीरीज को जो याद रखना है स्टूडेंट्स, ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, येस यू कैन गूगल इट आउट, बट आई हैव गॉट वन दिस वेरी सिंपल एंड नाइस ट्रिक जो कि आपको अच्छे से याद भी रहेगा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मैंगनीज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको हम कैसे याद रखें? सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट? यू कैन सी उसके बाजू में ही लिखा हुआ है पी। पोटेशियम का पी स्टैंड्स फॉर प्लीज एंड सिमिलरली हर एक लेटर का, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द मेटल। पी पोटेशियम के लिए है पी प्लीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट। ए का देखा आपने, ए एल्यूमिनियम के लिए है, सी इज फॉर क्यूट, जेड इज फॉर जिंक, आई इज फॉर आयरन। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन लाइब्रेरी। हे कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, है ना, ज़ेब्रा नहीं बुलाना मुझे लाइब्रेरी में, मुझे कुछ और अच्छे नाम से बुलाइए। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन लाइब्रेरी। हे कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। जी इज फॉर गोल्ड। ओके, तो याद रहेगा। यस, ऐसे तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, तो जो ट्रिक्स आपको अच्छे से याद रखने में हेल्प करता है, यू प्लीज फॉलो द सेम ट्रिक। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल्स सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये जो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं कैटायंस बनाने में। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, लेट्स फोकस इनटू द स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक मेटल, ओके, पोटेशियम। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,8,1। अब इसकी एटॉमिक नंबर 19 है, बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए। सबसे आउटर मोस्ट शेल पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। सबसे आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, तो कैसे हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी, उसका आउटरमोस्ट शेल भी चला जाएगा और ये बन जाएगा एक तरह का कैटायन। गॉट इट? के प्लस, पोटेशियम को डिनोट करते हैं हम के से, के प्लस आयन बन जाएगा कैटायन। और 2,8,8 विद अ प्लस चार्ज हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। तो कितना झटपट रेडी हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, भाई आई एम स्टेबल नाउ। सिमिलरली सोडियम भी ऐसे ही होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 बिकॉज इसके एटॉमिक नंबर है 11। अब आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रेडीली अवेलेबल है कि भाई मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ और स्टेबल हो जाऊँ, है ना। तो ये बन गया Na+ आयन, Na+ केटायन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8 विद अ प्लस चार्ज, Na+ K+। हमने देखा कि किस तरह आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये क्वेश्चन आ रहा है मैम कि आउटर मोस्ट शेल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ही केटायन बन सकते हैं क्या? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, जिसकी एटॉमिक नंबर है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3, इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल पे यानी N शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। KLM यानी M शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को बहुत अनस्टेबल कर रहा है। यस, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्या? यस, 1 बाय 1 ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। और जैसे ही तीनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए ऑर्बिट को छोड़कर, ऑर्बिट भी गायब और ये बन गया एक केटायन, ठीक है, विथ +3 चार्ज। क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दी तो +3 चार्ज आ गया। आर यू गेटिंग इट? सो पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो एक प्लस चार्ज, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो एक प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दी तो आ गया +3 चार्ज। सो स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को फोकस करते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज़ कह सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म केटायंस। ओके, आई एम रिपीटिंग, reactive metals have a large capacity to form cations by losing the electrons in their outermost shell. By losing the electrons, okay? जो outermost shell में electrons है उसे lose करके ये ज़्यादा से ज़्यादा cation बनने में believe करते हैं। So, hope so you're clear हो गए यहाँ तक, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम हायर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनके बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये देख लिया कि भाई जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज कैपेसिटी होल्ड करते हैं टू फॉर्म कैटायंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब एक और चीज़ पे फोकस करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स में ही आता है ये, दैट इज रिएक्शंस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। हम कोई भी एक रिएक्टिव मेटल ले लेंगे, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में सोडियम दिया गया है, ठीक है। तो हम सोडियम एज अ हाईली रिएक्टिव मेटल लेंगे और उसे हम रिएक्ट करेंगे विद डिफरेंट एजेंट्स। जैसे सबसे पहला है कि अगर हम सोडियम को किसी एक एसिड के साथ यानी HCl ले लेते हैं, सोडियम को हम एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये हमें क्या देगा? एक तरह का सॉल्ट देगा। ओके, चलिए इक्वेशन पे भी फोकस कर लेते हैं। Na दैट इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस HCl जो कि एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या मिल रहा है हमें? NaCl एक्वस फॉर्म में सॉल्ट है। ओके, बट साइड बाय साइड आप रिएक्शन पे जो वीडियो चल रहा है अगर उस पर फोकस करें तो कुछ एक थोड़ा सा फायर है ना। यस, थोड़ा सा आप रिएक्शन पे देखोगे, जब रिएक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा फायर इग्निशन चल रहा है। अब जैसे ही हमने सोडियम को HCl में डाला थोड़ा सा रिएक्शंस हुआ, यानी उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। NaCl सॉल्ट तो बना ही, बट हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ। अब क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स एग्जिट, है ना, एग्जिट यानी एक्सो बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक, थर्मिक मीन्स हीट, exothermic reaction. This is said to be an exothermic reaction. I'll repeat the reaction once again. सोडियम सॉलिड फॉर्म में है प्लस HCl जो कि एक्वस फॉर्म में है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट दैट इज NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस मैंने बताया एडिशनल पॉइंट दैट इज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन पे फोकस करने वाले एक और बात ये है स्टूडेंट्स कि सोडियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, सोडियम इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, है ना, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यस, सोडियम इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, हाईली रिएक्टिव मेटल्स दे रिएक्ट विगरसली विथ डाइल्यूट एसिड्स टू गिव आउट दी हाइड्रोजन गैसेस। हमने देखा कि किस तरह NaCl सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, और आपने देखा
कि किस तरह से रिएक्शन बहुत ही विगरस है, बहुत ही क्विक, बहुत ही स्पॉन्टेनियस और फटाफट चीज़ें हो रही है ना। यस, तो एक और रिएक्शन पे फोकस करते हैं सोडियम के साथ ही। यस, सोडियम जब रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम जब रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो देता है सोडियम ऑक्साइड। अब देख रहे हो यहाँ पे सोडियम को हमने हीट आउट किया इन प्रेजेंस ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे ही इसे हीट आउट करोगे ये क्या करेगा, ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस, थोड़ा सा हीट लिबरेट कर रहा है बाहर, साथ ही साथ ये दे रहा है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दे बर्न आउट बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, फ्रॉम एयर, बट एट रूम टेम्परेचर। आई एम रिपीटिंग अगेन, highly reactive metals they burn by reacting with oxygen from air at room temperature। समझ में आया। अब ये जो दो रिएक्शंस हमने देखे सोडियम का HCl के साथ, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ, अब हमें ये क्या कंक्लूड करने में हेल्प करता है, ये हमें कहता है कि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, ये बहुत नाम ही है इनका हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है। तो जैसे जिसके साथ इनको जगह मिलती है ना, दे स्टार्ट रिएक्टिंग। जैसे सोडियम का हमने देखा HCl के साथ स्पॉन्टेनियस विगरस रिएक्शन था उसका, ऑक्सीजन के साथ भी आप देख रहे हो, यस, वो हीट आउट होता है, बर्न हो जाता है। यस, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव। यस, तो इनको क्या करना है, अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, आई विल हैव टू यूज अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए भी हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या है, सबसे पहले आई रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू। द मेटल सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स। मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट कर सकते हैं, बट ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स। चलिए, अब ये NaCl है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब हम इसको सॉलिड फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि हमें इसे हीट आउट करना होता है। यस, अब हीट आउट करने के लिए नॉर्मल ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने कुछ एक कटोरी में ले ली और हीट कर दिया कि मेल्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ ये जो क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, इसको मेल्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, फर्नेस में रखा जाता है और उसे हीट आउट करते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है। याद है, NaCl को 801 डिग्री सेल्सियस तक की हीट लगती है टू रीच टू अ मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन मेल्ट होगा, 801 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, और फिर हम मोल्टन NaCl को यूज़ करेंगे इन इलेक्ट्रोलिसिस। सिमिलरली MgCl2, यस, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोई भी ले लीजिए, हमें इन सारे क्लोराइड सॉल्ट्स को पहले मेल्ट करना होगा और फिर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे, जहाँ से हमें प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट होगा। ओके, प्योर मेटल हमें मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे फोकस करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं विद मोल्टन क्लोराइड्स, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन, है ना, रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे थे, पहले क्लोराइड फॉर्म में थे सारे सॉल्ट्स, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्ट्स में से मेटल निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम एक सेटअप देख लेते हैं। दो ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं, जिसका नाम, एक नाम होता है एनोड, एक ग्रेफाइट का नाम होता है एनोड, दूसरे ग्रेफाइट का नाम होता है कैथोड। एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हमने इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो लिया हुआ है मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl। अब मोल्टन NaCl में क्या होगा भाई, Na अलग और Cl अलग अलग तैर रहे होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि अभी सारे दूर दूर हैं। जब इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। अब जब इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एनोड है, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें डिपोजिशन होगा नेगेटिव आयंस का, और जो कैथोड है इसमें डिपोजिशन होगा पॉजिटिव आयंस का। एनोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयंस डिपॉजिट होंगे, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट होंगे।
याद है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी मैं आपको कह दे रही हूँ, याद दिला दे रही हूँ। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो कैटायंस की डिपोजिशन होती है, यहाँ पे Na+ कह सकते हैं। एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे एनाइंस की डिपोजिशन होती है, दैट इज Cl-। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आई हैव रिपीटेड दिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो एनोड पे Cl- का डिपोजिशन हो गया और कैथोड पे Na+। अब कैथोड पे जो Na+ का डिपोजिशन हुआ है स्टूडेंट्स, अब ये एक तरह का सॉल्ट डिपोजिशन कह सकते हैं। Na+ का जो डिपोजिशन है एक तरह का सॉलिड डिपोजिशन। नाउ दिस Na+ आयन डिपोजिशन देख रहे हो यहाँ पे इन दी कैथोड, और जो क्लोरीन डिपॉजिट हुआ था एट एनोड विल बी लिबरेटेड इन गैशियस फॉर्म। बबल्स देख रहे हो, क्लोरीन जो कि गैशियस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, यस। नाउ ही इज एक्चुअली डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप पूछोगे डोनेट क्यों कर रहा है मैम? Cl- है ना स्टूडेंट्स, Cl- यानी ये एक तरह का आयन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है। अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ विच ही कांट रीच टू इट्स गैशियस स्टेट। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, ये रिलीज कर देगा तो गैशियस स्टेट में अचीव कर पाएगा, तो ये Cl एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओके, रिलीज करेगा, लेकिन क्या होगा रिलीज करने के बाद? अब ध्यान से देखिए सर्किट में क्या हो रहा है। जैसे ही Cl- एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ओके, जैसे ही Cl- एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एट एनोड, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो जा रहा है टुवर्ड्स कैथोड, है ना, कैथोड पे जा रहा है। अब कैथोड पे कौन है? Na+। Cl- एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एट एनोड और वो जा रहा है एट कैथोड। कैथोड पे कौन है? Na+। तो रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। अब कैथोड पे अगर हम फोकस करें, कैथोड पे कौन है? Na+। अब जैसे ही Na+ को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा फ्रॉम एनोड तो क्या होगा? देखिए, Na+ पॉजिटिव चार्ज है उस पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। तो Na क्या हो जाएगा? मुझे प्योरेस्ट मेटालिक सोडियम मिल जाएगा, है ना, मेटालिक सोडियम मिल गया मुझे, जो कि न्यूट्रल इन नेचर है। यस, Na+ पे पॉजिटिव चार्ज था, E पे माइनस नेगेटिव चार्ज हो गया, प्लस माइनस क्या करते हैं? कैंसल आउट करते हैं। यस, तो Na क्या हो गया? मेटालिक सोडियम। कैथोड पे जो हुआ स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। कैथोड पे जो हुआ उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सोडियम आयन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन ही तो किया, इसलिए हम इसे कहेंगे रिडक्शन। अब अगर हम एनोड पे फोकस करें, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे जो Cl- है वो क्या कर रहा है? कुछ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, डोनेट कर रहा है। तो जब हम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसे तभी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिडक्शन। Cl अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल इन नेचर है। यस, Cl पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस ऑन द प्रोडक्ट साइड। यस, बट रिएक्टेंट साइड पे Cl- है। यस, ध्यान से देखिएगा एनोड पे फिर से Cl- है ना, जब ऑक्सीडाइज हुआ दैट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दी, तो प्रोडक्ट साइड में बन गया Cl विथ नो चार्ज प्लस एन इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि यहाँ पे जो Cl है वो गैशियस फॉर्म में है, तो हम क्या कहेंगे? 2Cl- will give Cl2 gas plus 2 electrons are being given। क्योंकि क्लोरीन गैशियस फॉर्म में है स्टूडेंट्स। यस, Cl2 जब गैस रिलीज हो रही है एनोड पे, तो हमें सब कुछ बैलेंस करना होगा। Cl जो है ऑन द रिएक्टेंट साइड विल बी 2Cl, यानी 2 Cl- है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, है ना, विथ Cl2 गैस। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आया स्टूडेंट्स? ध्यान से इसको समझिएगा, आगे इसकी बहुत ज़रूरत है। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एनोड पे दे रहा है, कैथोड ले रहा है, ठीक है, एनोड दे रहा है, कैथोड ले रहा है। तो कैथोड ने जब लिया तो एन इलेक्ट्रॉन Na+ आयन के साथ जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो बन गया मेटालिक सोडियम। फिर सिमिलर रिएक्शन एट एनोड देखेंगे। Cl- क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में है तो मैं रिएक्शन को बैलेंस्ड करके बता रही हूँ। 2Cl- था, ठीक है,
क्योंकि Cl2 गैशियस फॉर्म में लिबरेट हो रहा है एट एनोड, तो 2 Cl माइनस ने एक Cl2 गैस दिया विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। होप सो स्टूडेंट समझ में आया आपको। चलिए देखते हैं आगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हो गया। यस, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl जब हुआ तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा। यस, तो मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तब कैथोड पे रिएक्शन कैसा होगा? अब कैथोड पे रिएक्शन ये है कि जब कैथोड पे Mg+2 का डेपोजिशन होगा और एनोड से उसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कौन दे रहा है? क्लोरीन अगेन। ठीक है, यहाँ पे Mg के चार्जेस +2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, तो ये बन गया Mg, मेटालिक मैग्नीशियम। ठीक है, अगेन दिस इज रिडक्शन। अब एनोड की बारी। एनोड पे क्या होगा? वही पहले वाला। ठीक है, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट्स है ना, तो सारे पहले जैसे होंगे। एनोड पे क्या होगा? जो Cl माइनस है जब वो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो बन जाएगा Cl2 इन गैशियस फॉर्म विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑफ मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑफ मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करें एट एनोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा? तो एनोड पे Cl भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैथोड पे Ca+2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। अब Ca+2 जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये क्या बनेगा? एक मेटालिक कैल्शियम, जो कि रिडक्शन प्रोसेस है। यस, कैसे था भाई? Ca+2 चार्ज में था, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया ये बन गया न्यूट्रल कैल्शियम, न्यूट्रल नो चार्ज, एंड बन गया मेटालिक कैल्शियम। अब एनोड पे क्या होगा? एनोड पे वही पुरानी बात, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, Cl2 गैस रिलीज हो रही है एनोड पे विथ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 Cl माइनस इज गिविंग Cl2 गैशियस फॉर्म प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? यस, ऑक्सीडेशन है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड सॉल्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स खत्म होता है। तो एनी डाउट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो एंड आई विल सॉल्व इट आउट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ये स्टूडेंट्स याद है रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर वाले हाईली और नीचे वाले लोअर रिएक्टिव मेटल्स, बट जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। यस, सो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं? जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, ये सारे क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगेन ये कुछ ओर्स में फाइंड आउट होते हैं। यस, जैसे कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है जिंक का, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, स्मिथसोनाइट, दैट इज ZnCO3 इसका फॉर्मूला है। स्मिथसोनाइट इसका नाम है, फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं जिंक कार्बोनेट। ओके, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, एंड जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला है ZnS, जिसे अगेन जिंक सल्फाइड कह सकते हैं। यस, तो जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स हैं। तो अब हम क्योंकि जानते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्टली मेटल्स नहीं निकाल सकते। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स में से हम डायरेक्टली मेटल्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या करें? कैसे होगा? अब एक्सट्रैक्शन करना तो है ही, तो क्या करना होगा? जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स है इन्हें हमें सबसे पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो अगर हम बात करें जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंड की, जिसको हम सल्फाइड ओर कह सकते हैं, अभी जो सल्फाइड ओर है हमें क्या करना है? यस, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। अब सल्फाइड ओर्स को अगर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है तो भाई कुछ प्रोसेस होगा, अपने आप तो नहीं होता है ना, अपने आप नहीं होगा। यस, तो यहाँ पे क्या करना होगा? हमें इसको हीट आउट करना होगा। अब क्या होगा देखो, सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। तो सल्फाइड ओर्स को हमें
स्ट्रांगली हीट, यानी उसको हमें क्या करना होगा, जलाना होगा, यस, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो बनेगा ऑक्साइड्स, जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, याद है आपको जब मम्मी सूजी का हलवा बनाती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले सूजी को या रवा जिसे कहते हैं उसे बहुत ही अच्छे से रोस्ट करती है, यस, गोल्डन ब्राउन कलर का होना चाहिए, यस, शी कीप्स ऑन रोस्टिंग इट। तो सिमिलरली सल्फाइड ओर्स को भी हमें रोस्ट करना होता है। सल्फाइड ओर्स को एक पैन में ले लिया और इसे काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसे एक बंद कमरे में नहीं कर सकते, हमें इसे ओपन एयर में करना होता है, एंड क्योंकि इसे ऑक्सीजन भी ज़्यादा ज़रूरत है तो ओपन एयर ही सुटेबल है। ओके, तो जैसे हम इसे रोस्ट करते हैं धीरे धीरे तुरंत होगा क्या, नहीं, इट टेक्स टाइम। सो धीरे धीरे हमें इसे थोड़ी देर हिलाना होगा, फिर छोड़ना होगा, थोड़ी देर हिलाना होगा, फिर छोड़ना होगा, ऐसे। तो हम इसे रोस्ट करने के लिए डाल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में होगा क्या, ये जो जिंक ब्लेंड या फिर जिंक सल्फाइड ओर है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, जिसे हम कहेंगे ZnO, प्लस हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये रोस्ट हो रहा होगा, क्योंकि जिंक ब्लेंड है ना, Zn भी है और सल्फर भी है, ZnS में जिंक भी है और सल्फर भी है, तो जिंक जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और सल्फर जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ जिंक ऑक्साइड। आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो सबसे पहले जब हम रोस्ट करें तो वो तो ग्रेइश कलर का दिख रहा था, और जैसे ही हमने उसे रोस्ट किया करते गए यू विल सी इट टर्न्स इनटू रेडिश कलर, जो मिक्सचर है वो रेडिश कलर का हो गया, यस। तो अब ये बन गया जिंक ऑक्साइड। तो इसमें से हमें मेटल मिलेगा क्या, यस। तो उसके लिए जो प्रोसेस है दैट विल सी लेटर ऑन, पहले अब हम कन्वर्जन्स देख लेते हैं। सल्फाइड ओर का समझ में आ गया। अब अगर हम बात करेंगे कार्बोनेट ओर की, यस, कार्बोनेट ओर को भी हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला स्टेप, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। सल्फाइड टू ऑक्साइड्स देख ली, अब कार्बोनेट टू ऑक्साइड्स देखते हैं। कार्बोनेट और टू ऑक्साइड्स कन्वर्शन कैसे होगा, भाई यहाँ पे भी हीट करना होगा क्या, यस, डेफिनेटली, बट विद अ वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। याद रखिएगा, रोस्टिंग, एम्पल अमाउंट ऑफ एयर टू बी सप्लाइड, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और एयर की ज़रूरत होती है। कैल्सिनेशन में हीट तो चाहिए ही, बट एयर भी लिमिटेड ही चाहिए उसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको एक क्लोज्ड कंटेनर में हीट आउट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फर्नेस। अब कार्बोनेट ओर को फर्नेस के अंदर रख के हीट किया जा रहा है, एंड यू कैन सी उसका लिड भी पूरा ओपन नहीं है ना, आधा ही खुला हुआ है, क्योंकि ज़्यादा एयर भी नहीं जाना चाहिए। गॉट इट? तो कार्बोनेट ओर को हम हीट आउट कर रहे हैं, यस, यानी कैल्सिनेशन प्रोसेस में डाल रहे हैं ताकि वो ऑक्साइड्स बन जाएं। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस में होगा क्या, कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो जिंक कार्बोनेट है, यस, ZnCO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज ये देगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस स्टूडेंट। हर बार हम रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करते बैठेंगे, बिकॉज वी हैव रीच्ड टू आवर 10th स्टैंडर्ड लेवल, तो हम रिएक्शंस को बैलेंसमेंट करने का 5th 6th स्टैंडर्ड से सीख रहे होते हैं। सो आई वोंट बी डिवोटिंग माई टाइम इन दैट, यस। और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा जिम्मेदार बनिए और रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सीख लीजिए। ओके, ZnCO3, 2 times of ZnCO3 gives 2 ZnO plus 2 times of कार्बन डाइऑक्साइड। होप सो स्टूडेंट्स आपको कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग समझ में आया। अगर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन जस्ट राइट इट टू अस। अब क्योंकि हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन देख चुके हैं, हमने क्या देखा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया। हमने एग्जाम्पल ले रखा था जिंक सल्फाइड का फॉर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के लिए जिंक कार्बोनेट, दोनों को ही जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया गया रिस्पेक्टिवली, यस। अब क्योंकि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का एंड रिजल्ट क्या मिला हमें, जिंक ऑक्साइड, तो अब हमारा सेकेंड स्टेप अप्लाई होता है कि हम जिंक ऑक्साइड से यानी मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकाल सकें। ओके, तो जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू जिंक बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसे हम कहते हैं रिडक्टेंट्स।
रिडक्टेंट्स का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो रिड्यूस करने में हेल्प करे। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन है? कार्बन। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड्स को जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालने में जो मदद कर रहा है वो है कार्बन, जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्योंकि ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है तो कैसे काम करेगा, चलिए देखते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या देगा? देखिए, जिंक ऑक्साइड था रिएक्टेंट में प्लस कार्बन, अब प्रोडक्ट में क्या बन गया? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ZnO प्लस कार्बन, यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है? काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, ये तो हमें बताया गया है, इसने किया क्या देखते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या किया देखिए, जो जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था ना, वो उसने खुद के पास ले लिया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक ऑक्साइड को उसने क्या किया? रिड्यूस कर दिया, है ना। जिंक ऑक्साइड को उसने रिड्यूस कर दिया टू जिंक एंड कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया टू कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ आया स्टूडेंट्स? जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया टू जिंक, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन उसका काम क्या है? रिड्यूस करना, है ना। उसने किया, रिड्यूसिंग एजेंट है बट फिर भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, याद रखिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इटसेल्फ। क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा मेंबर है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। कुछ और मेटल्स भी हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। कौन से हैं वो? जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे भी यूज होते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल रिडक्शन में दूसरे मेंबर्स भी हेल्प करते हैं। कौन से? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का। अब MnO2 यानी क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे जब रिएक्ट होगा विद एल्यूमिनियम, जो कि क्या है? एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। यस, मैंगनीज डाइऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मुझे मिलता है प्योर मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ एक और चीज मिल रहा है, दैट इज एम्पल अमाउंट ऑफ हीट। यस, अब यहाँ पे देखिएगा, जब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया गया, हीट आउट किया गया, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ, है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। यस, तो यहाँ पे मैंगनीज जो मिलेगा ना स्टूडेंट्स, यू विल सी, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो मेल्ट हो गया होगा। ठीक है, मेल्ट होके बबल्स के शेप में दिख रहा होगा आपको। यस, जो शाइनी बबल्स दिख रहे हैं गोले जैसे, वो क्या है? मैंगनीज मेटल है। गॉट इट स्टूडेंट्स? मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम देता है मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एम्पल अमाउंट ऑफ हीट। अब स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक और चीज़ पे फोकस करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, दैट इज थर्माइट रिएक्शन। चलिए, थर्माइट रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स, चलिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं। दैट इज, अगर हम रेलवे ट्रैक्स की बात करें, यस, थर्माइट रिएक्शन का कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन है विद दिस रेलवे ट्रैक्स। तो चलिए देखते हैं। रेलवे ट्रैक्स हमने देखा होगा, यस, हमने एक्सपीरियंस किया है ना, ट्रेन जर्नीज। यस, ऐसा कोई नहीं है कि जो ट्रेन में नहीं बैठा होगा, है क्या कोई? हर किसी ने ट्रेन एक्सपीरियंसेस लिए होंगे। सो यू वुड हैव एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, ट्रेन की जो जर्नी होती है वो बहुत काफ़ी स्मूथ नहीं होती है। डिक 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 जर्क्स फील होते रहते हैं हमें। यस, कुछ इंटरवल्स में जर्क्स फील होते ही रहते हैं, बट हमें इतना ध्यान नहीं रहता। यस, क्यों ऐसा? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो रेल की पटरियाँ होती है ना, उसमें कुछ जॉइंट्स होते हैं बीच में, यू कैन सी जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। अब वहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं, अगर उन जॉइंट्स को पैचअप नहीं किया गया, कवर अप नहीं किया गया स्मूथली, ठीक है, जॉइंट को मैच नहीं किया गया, तो ये जो हमारी राइड्स है ना, हमेशा ऐसी ही रहेंगी, जिक 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 जिक। तो ऐसा नहीं हो। स्मूथ राइड के लिए क्या करना चाहिए भाई? ये जो जॉइंट्स हैं, जो रेलवे ट्रैक्स के जो जॉइंट्स हैं, उन सबको आप अच्छे से फिलअप कर दो। ठीक है, अब उन जॉइंट्स को अगर
अगर कवर अप कर दिया गया तो राइड जो है वो बहुत ही स्मूथ बन जाती है। ये जॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको फिलअप कौन करेगा? इसको फिलअप करने के लिए ही हमें थर्माइट रिएक्शन पे फोकस करना है। अब थर्माइट रिएक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि किस तरह मैंगनीज ऑक्साइड में एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे आयन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, आयन ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है तो हमें मिलता है Fe, ठीक है, आयन मिल गया पूरा प्योर, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे एक शॉर्ट वीडियो है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3:1 का रेशियो है, आयन ऑक्साइड 3 टाइम्स और एल्यूमिनियम 1 टाइम। एक मिक्सचर लिया, उसे हीट आउट कर दिया गया। तो क्रूसिबल यानी एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने क्या किया, नीचे आप देख सकते हो एक कंटेनर में नीचे की तरफ होल है, यस, हम उसे कवर अप कर देते हैं फॉर द टाइमिंग ताकि सॉल्यूशंस बाहर ना जाए। हम उसे कंटेनर को कवर अप कर दे रहे हैं और जो मिक्सचर है 1:3 एल्यूमिनियम एंड 3 टाइम्स ऑफ आयन ऑक्साइड हमने उसे डाल दिया उसके अंदर। अब हम उस कंटेनर को ओपन एयर में रख देंगे, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम उसे क्या करेंगे, अभी मिक्सचर को बाहर रखेंगे और एक स्पार्कलिंग, जैसे दिवाली में पटाखे जलाते तो फुलझड़ियाँ आती है, यस, वैसे ही स्पार्कलर सुरसुरी कह सकते हैं, यस, उसको मैग्नीशियम रिबन के साथ बांध दिया है सो दैट हम उसको हीट आउट कर सकें। अब जैसे ही हमने उसको हीट सप्लाई की स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक था, यस, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है तो इसमें जो आयन मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद वो जो नीचे जो होल है वहाँ से वो निकल जाएगा, यस। आप देख सकते हो जो बड़े बड़े बबल्स जैसे दिख रहे हैं ना, वो क्या है, आयन मेटल है, Fe। तो ये जो नीचे होल था वहाँ से भी वो नीचे चला जाता है। अब नीचे जाने के बाद यहाँ पे सेम, आप सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है, सेम हमें थर्मेट रिएक्शन में देखना है, आगे मैं आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे Fe2O3 जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक आयन ऑक्साइड है जिससे हमें आयन मिल गया, यानी आयन ऑक्साइड रिड्यूस हो गया टू आयन एंड एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो गया, यस। अब थर्मेट रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, क्रूसिबल, आपको जो साइड में कलरफुल पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे आग निकल रही है, यस, वो एक क्रूसिबल है, यस। क्रूसिबल क्या होता है, एक कंटेनर जैसा होता है जहाँ से नीचे एक होल है, आपको दिख रहा है, यस, जिसे हम टैपिंग डिवाइस कहते हैं। टैपिंग डिवाइस बंद, फिलहाल तो बंद रखते हैं, जब हमें जब हमें मोल्टन मेटल को रिलीज करना होता है हम वहाँ से रिलीज करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे आयन ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आयन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो जो आयन मेटल है ना स्टूडेंट्स, वो हॉट मेटल, यानी वो थर्माइट रिएक्शन में जो मेटल होगा, यहाँ पे आयन है, हॉट मेटल निकल जाएगा फ्रॉम द टैपिंग डिवाइस, और जो स्लैग यानी क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो हो गया स्लैग, वो स्लैग रह जाएगा ऊपर। तो जैसे ही हमने उस मोल्टन आयन को, ठीक है, रेल की पटरी है ना, उसके ऊपर हमने एक मोल्ड रखा हुआ है, साँचा, उस साँचे से पास ऑन कर दी। अब क्रूसिबल का डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, क्रूसिबल के बीच में से या क्या हो रहा है, मेटल्स मेल्ट होके पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। अब मेटल जैसे ही पास ऑन हुआ क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रैक्स को वेल्ड कर देगा, यानी जॉइंट कर देगा। स्लैग का क्या होगा, स्लैग ऊपर ऊपर रह जाएगा, फिर बाद में हम उसे क्लीन अप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। जो हॉट मोल्टन मेटल है वो मोल्ड के थ्रू चला जाएगा टू द ओपनिंग, जो दो ट्रैक्स के बीच में ओपनिंग है ना, वहाँ चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड कूल होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग, यानी दोनों ट्रैक्स को उसने जॉइंट कर दी, और जो स्लैग ऊपर डिपॉजिट हुआ था वी कैन जस्ट स्लाइटली क्लीन इट अप, ठीक है, यस। तो ये हो गया हमारा थर्माइट रिएक्शन। अब अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स की, यस, लेस रिएक्टिव मेटल्स कहाँ आते हैं स्टूडेंट, सबसे नीचे, यस, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे क्या हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। सो द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर फाउंड एट द बॉटम, ठीक है, विच आर ऑलवेज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, एंड दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, यस, हमेशा फ्री स्टेट में होते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे फ्री स्टेट में। बट एक्सेप्ट
एक मेंबर जो कि है उसका नाम कॉपर। अब कॉपर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉपर सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी सल्फाइड ओर्स के साथ। यस, तो कॉपर सल्फाइड को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। यस, अब कॉपर सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? यस, हम उसे रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन। अब जैसे ही कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएंगे, हीट आउट करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। सल्फाइड और था, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यस, सो कॉपर सल्फाइड के साथ जैसे ही ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है, ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। भाई सल्फर डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गया, तो जो Cu2O और Cu2S अभी भी सेम कंटेनर में है, तो जब दोनों सेम कंटेनर में है तो फिर से रिएक्ट करेंगे। फिर से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगेन कॉपर मेटल हमें मिल गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड फर्दर। स्टूडेंट समझ में आया? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्यूपरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि सेम कंटेनर में है। यस, अब सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस लिबरेट होता जाएगा और हमें एंड में कॉपर एज अ मेटल अवेलेबल होगा। होप सो स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स आपको समझ में आया। अब अगर हम बात करें, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कैसे होता है? सो मेटल्स जो कि हम निकाल रहे हैं थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स हमने देखा। उन सब का मेन मोटो ये था कि किस तरह हम ओर से प्योर मेटल को निकाल सकें। अब जैसे ही हमने प्योर मेटल निकाला, क्या आपको लगता है ये 100% प्योर होते हैं? नहीं, ठीक है, हो सकता है 95% प्योर हो, बट इसमें स्टिल 5% इम्प्योरिटीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 5%, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर, सो दे कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज येट। अब क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो फिर से हमें उसे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से सेपरेट करना होगा, इम्प्योरिटीज और मेटल्स को अलग अलग करना होगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहता है कि हमें अभी भी प्योर मेटल नहीं मिला है, थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं, तो अब हम उसे फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से प्योर कर देंगे। तो आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जो मेटल हमें मिलेगा वो होगा 100% प्योर मेटल। यस स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स? सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यस, इफ यू हैव रियली लाइक द वीडियो, डू लाइक आवर वीडियो and you can share it with your friends, and also you have to subscribe to our channel for the notifications of more upcoming videos. Thank you so much students for being with us. Thank you so much.